तो आज सबसे पहले बात उस हादसे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और देश के इस लाचार और लापरवाह सिस्टम को एक बार फिर से कटघरे मिलाकर खड़ा किया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद से लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। कुछ वीडियो हादसे से पहले के हैं, वाटर लॉगिंग को दिखा रहे हैं, तो कुछ हादसे की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो कुछ में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती नजर आ रही है। लेकिन इंडिया बोल रहा है मैं आज वो बातें करने वाले हैं जो इन सब की जड़ में। राजेंद्र नगर का हादसा बताने के लिए साफ है कि सिस्टम जब फेल होता है तो कीमत नागरिकों की जान होती है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सीवर का पानी लगातार और तेजी से भरता जा रहा था कोचिंग सेंटर के अंदर, और उस समय ये सिस्टम, इस देश का, इस दिल्ली का सिस्टम आंखें बंद करके तमाशा देख रहा था। सिस्टम केवल 2 वक्त आंखें खोलता है, पहला हादसा होने पर या फिर सिस्टम के बदलने पर। हादसे से पहले सिस्टम गहरी नींद में होता है, हादसे के बाद सिस्टम जागता है और फिर कुछ दिन के बाद वापस से कुंभकर्ण वाली गहरी नींद में चला जाता है अगले हादसे के इंतजार में। 5 तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप देखिए 5 तस्वीरें। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ तो देखिए सिस्टम कैसे जागा है। आपके सामने वो तस्वीर रख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। लोगों के आक्रोश के सामने सिस्टम जाग गया है, राजनीति जाग गई है। सड़क पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। बात किसी राजनीतिक दल को लेकर नहीं है, बात किसी राजनेता को लेकर नहीं है, बात इस देश के उस सिस्टम को लेकर है जो हर हादसे के इंतजार में सोया रहता है। संसद में सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी नेता हादसे पर चर्चा कर रहे हैं। हादसा हुआ है तो बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, पीआईएल भी दायर किए जाने लगे हैं, सीजेआई को चिट्ठी भी लिखी जा रही है। यानी देश जाग रहा है। हादसे के बाद देश भर में आवाज उठ रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और फिर छात्र प्रिपरेशन का अहम समय छोड़कर 2 महीने के बाद मेंस की परीक्षा होने वाली यूपीएससी में अब छात्र सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो छात्र कल तक अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वही छात्र अब अपने दोस्तों के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं कहता हूं 77 साल की आजादी और 75 साल का संविधान, 140 करोड़ की आबादी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना और 2047 तक विकसित भारत बनने का जोश, क्या ऐसे हिंदुस्तान में लोकसभा से, देश की संसद से चंद किलोमीटर दूर इस तरह का हादसा होना चाहिए था? पूछिए आप अपने आप से। मैं चाहता हूं आपको जवाब पता है और आपका जवाब होगा नहीं। हमारा भी यही मानना है, इस तरह के हादसे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। फिर क्यों हुआ? और इस हादसे को लेकर छात्र नींद, भूख, प्यास सब त्यागने को तैयार है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दर्शकों, ये इस वक्त जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो स्टूडेंट्स इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सोना नहीं चाहते, वो खाना नहीं चाहते हैं, प्यास भी उनके लिए अब मायने नहीं रखती है। उनको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। 3 होनहार छात्रों की जान की कीमत पर जो संग्राम मचा है, जो छात्रों का प्रोटेस्ट दिख रहा है, उससे प्रेशर बना है। ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। इस गुस्से को, इस आक्रोश को शांत करने की कोशिश की जा रही है। मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो सिस्टम में जंग लगी है वो साफ कब होगी? राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, यह सिस्टम की बड़ी लापरवाही है। सिस्टम के करप्शन की गवाही देता है। यह हादसा चीख चीख कर कहता है कि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम के अनुशासनहीन होने की तस्वीर दिखाता है, सिस्टम की नाकामी की दास्तान बताता है और सदियों दशकों तक बताता रहेगा। जवाबदेही को टालने और अनदेखेपन की तस्वीर बताता है यह हादसा। दोस्तों, यह हादसा नहीं है, ये एक तरह से प्लान करप्शन के ऊपर हुआ हादसा है। हादसा बालासोर में हुआ। उस ट्रेन हादसे में 300 लोगों की जान चली गई। हादसा हाथरस में हुआ, 121 लोगों की जान चली गई। या फिर देश के किसी भी शहर में कोई भी हादसा, पहले नियमों को ताक पर रखकर इजाजत दी जाती है,
फिर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है, और जब हादसा हो जाता है तो कार्रवाई, एक्शन और मुआवजे का छाती पीटा जाता है। हो हल्ला भी होता है, कुछ दिन तक हंगामा चलता है, प्रोटेस्ट होता है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, सस्पेंशन होता है, कार्रवाई की जाती है, टर्मिनेशन होता है। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम फिर कुंभकर्ण की नींद में सोने लग जाता है, और उसके बाद सिस्टम पूरी तरह से सो जाता है और अगले हादसे का इंतजार करने लगता है। और जब अगला हादसा होता है तो फिर सिस्टम जागता है, और फिर इस तरह की तस्वीर सामने आती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दर्शकों, इस सिस्टम की जड़ को हिलाना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि समाज के कदम कदम पर सिस्टम के ऐसे भस्मासुर बैठे हुए हैं जिनकी आंखों में कुंभकर्ण की नींद और जेब में लालच का बटुआ रखा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ हादसा कि क्या केवल 3 छात्रों की मौत का मामला है? तस्वीर आप देखिए और आंख बंद करके उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जब तीनों आईएएस एस्पिरेंट स्टूडेंट डूब रहे होंगे, आंखों में सपना आईएएस बनने का, लेकिन सामने जब उनकी मौत रही होगी तो वो सपना आईएएस बनने का धुंधला होता गया होगा। पानी में डूबने से 3-4 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन ये 3-4 मिनट बेहद दर्दनाक होते हैं जिसको शब्दों में बयां तक नहीं किया जा सकता। ऐसे में कितने भी सवाल उठा लीजिए, मंजर तो तब बदलेगा जब सिस्टम खुद चाहेगा और समाज चाहेगा जो सिस्टम में मौजूद है, वरना केवल हादसों की फेहरिस्त बढ़ेगी और उनमें मरने वालों या घायल होने वालों की तादाद और उस पर लगने वाले मुआवजे की रकम बढ़ती रहेगी। लेकिन इस देश की एक और परिपाटी परंपरा है, इस देश में किसी भी मामले पर सियासत शुरू हो जाती है। क्या केवल बुलडोजर एक्शन से सब ऑल इज वेल हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश में अवैध कंस्ट्रक्शन पर लगाम लगाना संभव है? बताइए आप, क्या देश में अवैध कामों पर रोक लगा पाना मुमकिन है? सिस्टम टैक्स वसूलने में आगे रहता है तो सर्विस देने में नाकाम क्यों हो जाता है? हादसे पर त्वरित एक्शन के बाद लंबी नींद में क्यों सो जाता है सिस्टम? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या केवल टर्मिनेशन से, सजा देने से, बैन लगाने से, ब्लैकलिस्ट करने से, सस्पेंड कर देने से, कानूनी कार्रवाई कर देने से सिस्टम के लूप होल्स खत्म हो जाएंगे? करप्शन का सिस्टम पूरी तरह से रुक जाएगा? देश में आज 18वीं लोकसभा काम कर रही है, यानी देश 18 सरकारें देख चुकी है, लेकिन अभी तक देश में हादसे को रोकने वाला कोई सिस्टम सटीक तरीके से काम नहीं कर पाया। जिनको इस सिस्टम को ठीक करना है वो सिस्टम के साथ हो लेते हैं, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद से एमसीडी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रही है, देखिए तस्वीरें, फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए। लेकिन सवाल यह है कि अगर एमसीडी का बुलडोजर आज अतिक्रमण को तोड़ रहा है जो अवैध था, तो इससे पहले ये बुलडोजर इस जगह पर क्यों नहीं गरजा? ये इंडिया डेली पूछना चाहता है, जानना चाहता है, क्यों इस तरह के हादसे का इंतजार किया गया, क्यों 3 लोगों की बलि का इंतजार किया गया? और उससे बड़ा सवाल इन सभी कोचिंग सेंटर से भी है। मैं इन कोचिंग सेंटर से भी पूछना चाहता हूं, आप कानून को जानते हैं, आप कानून की पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप कानून की शिक्षा देते हैं, आप कानून को जानने वाले और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तैयार करते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनवाते हैं, और ये सब जानते हुए आप लोग कानून को हाथ में लेते हैं, कानून तोड़ने का काम करते हैं, करप्शन वाला काम करते हैं। जिन्हें कानून की नजीर पेश करनी चाहिए वो खुद हाथ में कानून लेकर उसका माखौल बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। वैसे तो हर बार सवाल यही होता है कि सिस्टम को समय रहते दुरुस्त कर लेते तो शायद यह हादसा नहीं होता, मगर इस सलाह पर सिस्टम यकीन कब से करेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि सिस्टम में केवल चेहरे बदलते हैं, सिस्टम की चाल नहीं बदलती है। दिल्ली में एमसीडी ने 13 ऐसी कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की है जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रही थी। मैं एमसीडी से भी पूछना चाहता हूं, क्या ये 13 सेंटर्स इस हादसे के बाद से वजूद में आए? पहले क्यों नहीं की गई इस तरह की कार्रवाई? अगर कोई चीज अवैध आज है तो वो पहले भी अवैध रही होगी, और ऐसे अवैध कोचिंग में कई ऐसी नामचीन कोचिंग सेंटर है जिनमें पढ़ना स्टूडेंट्स का सपना होता है। यानी सिस्टम का इससे ज्यादा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल क्या ही हो सकता है कि जो अपने इंस्टीट्यूट में सिस्टम को बनाने वाले गढ़ते हैं
वो खुद सिस्टम को ताक पर रखकर शिक्षा का व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसे में क्या केवल कानूनी कार्रवाई या फिर सजा देने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन से सिस्टम ठीक हो जाएगा? अगर नहीं तो वो रास्ते हमें ढूंढने होंगे जिससे इस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। किन किन कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हुई है, कहां कहां बुलडोजर पहुंचा है, कहां कहां बिल्डिंग सील की गई है, कहां कहां बेसमेंट में ताला लगा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूं। बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से लेकर आइए। जांच कमेटी बनाई गई है आईएएस कोचिंग सेंटर घटना मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 आरोपियों को 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपियों की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी। गिरफ्तार आरोपियों में संपत्ति के 4 को ओनर और एक ड्राइवर शामिल है, जिसकी कार से इस हादसे का कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसकी कार से इस हादसे का कनेक्शन माना जा रहा है। पुलिस ने इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन आरोपी मनोज कथुरिया के वकील ने कहा है कि बेल एप्लीकेशन फाइल किए, कल बहस होगी। पुलिस बताने में नाकाम रही कि किस बेस पर गिरफ्तारी की गई है। मनोज कथुरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोर्ट में। मनोज कथुरिया के खिलाफ ये एलिगेशन है कि जहां पे वाटर लॉगिंग थी, जहां इनंडेशन था, वहां पे मनोज कथुरिया ने सेंटर ऑफ द रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी से एक रिपल या वेव बनी और वेव जाके उस बिल्डिंग के अंदर गेट से टकराई। उसके कारण गेट कोलैप्स हुआ और पानी अंदर गया। ये थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता कि पुलिस का बेसिस क्या है इस थ्योरी को करने का, बट एक आदमी अगर वहां पे रोड के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा राइडर नहीं है कि आपको इस रोड को नहीं क्रॉस करना, तो कोई एक आम आदमी जा रहा है तो वो दूर दूर तक एप्रीहेंड नहीं कर सकता कि बेसमेंट में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और उस बच्चों के साथ ऐसी अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी हो जाएगी। हादसे में 3 लोगों की जान चले जाने के बाद, 3 युवाओं की जान चले जाने के बाद एमसीडी डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। एमसीडी कमिश्नर को भी आप जरा सुनी लीजिए। बेसमेंट्स इलीगल हैं जी, और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं जी, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज के लिए है, लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई था उसको हमने सस्पेंड कर दिया। तो मैं अश्विनी जी से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है अश्विनी जी से कि जहां पर आप बेसमेंट में अवैध बताते हुए उसे आप सील कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, इंजीनियर पर एक्शन ले रहे हैं, तो मैं अश्विनी जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये अवैध बेसमेंट में जो कोचिंग क्लासेस चलाए जा रहे थे, क्या इसकी जानकारी एमसीडी को नहीं थी? और अगर थी तो फिर क्या इसके पीछे करप्शन है कि जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया गया? अश्विनी जी, वक्त मिले तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। दिल्ली में 13 कोचिंग सेंटर पर एक्शन लेते हुए उनको सील किया गया है। बताइए, क्या ये कोचिंग सेंटर कल ही खुले हैं क्या हादसे के बाद? इसमें आईएएस गुरुकुल है, चहल एकेडमी है, प्लूट्स एकेडमी है, साई ट्रेडिंग है, आईएएस सेतु टॉपर्स एकेडमी है, दैनिक संवाद है, सिविल डेली आईएएस है, करियर पावर है, 99 नोट्स है, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, एसए फॉर आईएएस,
राजेंद्र नगर से संसद की दूरी जानते हैं दोस्तों कितने किलोमीटर की है? जहां यह हादसा हुआ है जिसमें करप्शन की बू आती है, इस हादसे वाली जगह से संसद यानी देश के लोकतंत्र के मंदिर की दूरी महज 7 किलोमीटर है। आज लोकसभा में भी राजेंद्र नगर की आवाज पहुंची। विपक्ष के कई नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही नोटिस देकर इस मुद्दे को उठाने की मांग की, जिसके बाद पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी ने इस मामले पर सवाल उठाए और इसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर। बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं। The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry. मैं इन नेताओं से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से कितनी पार्टियों के नेता या फिर आपके कितने नेता दिल्ली के उन इलाकों में जाकर या फिर बाकी राज्यों के उन इलाकों में जाकर छात्रों का हालचाल पूछते हैं जहां छात्र रहते हैं और जहां छात्र भविष्य की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं? कोई नहीं जाता है, क्योंकि इनको पता है कि इनका ऐसे वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। राजेंद्र नगर हादसे को लेकर हो हल्ला और बयानबाजी केवल लोकसभा में नहीं हुई, बल्कि राज्यसभा में भी आज खूब आवाज उठी। अब राज्यसभा की तस्वीर भी देखिए। I have received 7 notices under Rule 267. Shri Sudhanshu Trivedi, Shri Ramchandra Jangda, Shri Surender Singh Nagar, Miss Swati Maliwal, Dr. John Britas, and they have demanded discussion on the tragic death of UPSC aspirants in Delhi due to negligence of authorities. Shri Pramod Tiwari, member, has demanded discussion on the problems being faced by Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited and its employees. Srimati Priyanka Chaturvedi has demanded discussion on corruption in the public infrastructure project undertaken by the Maharashtra state government. राज्यसभा के सभापति ने यह भी कहा कि कोचिंग सेंटर की सारी आय छात्रों के पैसे से होती है, ऐसे में बच्चों को सुविधा ना दे पाना यह बेहद दुखद मामला है। Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. So there is really need for an approach that can go a long way in tackling it. लेकिन दोस्तों, बात मैं किसी पार्टी की कर ही नहीं रहा आज। मैं बात किसी राजनेता की भी नहीं कर रहा, मैं बात किसी पॉलिटिशियन की नहीं कर रहा। मैं आज सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष। सदन लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का, दोनों में ही बैठने वाले सभी माननीय उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जिस सिस्टम की लापरवाही ने 3 छात्रों की जान ली है। बोलिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसे में क्या केवल बयानबाजी करने से, मांग करने से, एक दूसरे पर आरोप लगाने से, राजनीति करने से सिस्टम की खामियां दूर हो जाएंगी? क्या सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा? या फिर जरूरत इस बात की है कि सारे नेता इच्छा शक्ति दिखाएं और मिलकर इसको बेहतर करने की कोशिश करें? और इससे अच्छा वक्त क्या हो सकता है जब सिस्टम की इस बीमारी को, सिस्टम की इस जंग को साफ करने का वक्त? हमारी उम्मीद यही है कि इस बार सिस्टम नींद में ना सोए,
सब मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए इस करप्शन को खत्म करें, या फिर इसकी शुरुआत तो कर ही सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में फिर से किसी एक ऐसे हादसे पर हम सबको अफसोस ना करना पड़े। बयान आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिया, कहा कि कोई भी मुआवजा घाव को नहीं भर सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं सदन शायद इसी विषय में सहमत है। हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं और निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से समाधान होगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण शब्द का इस्तेमाल कर देने भर से काम नहीं चलने वाला। सवाल यही है कि क्या गारंटी है उस संसद के पास जो देश चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाती है कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई हादसा नहीं होगा, या अगर होगा तो जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसा कानून होगा कि फिर कभी इस तरह का करप्शन करने के पहले लोग 1000 बार सोचेंगे। किसी भी छात्र के घर में क्या फिर से चीख पुकार नहीं मचेगी, गारंटी कौन दे सकता है मुझे। सदन में बयान देना अलग बात है, देश को ढाढ़स बंधाने वाली बात है, उम्मीद दिखाने वाली बात है, लेकिन काम तो हो। उम्मीद देश यह भी कर रहा है कि अब बयान नहीं, अब समाधान चाहिए, और वो भी बहुत ठोस समाधान चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी खबर से जुड़ी हुई, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। 3 छात्रों की मौत मामले में बड़ी खबर आ रही है। तीनों आईएएस उम्मीदवारों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का दिल्ली के एलजी ने ऐलान कर दिया है। दिल्ली के एलजी ने मुआवजे का मरहम लगाने का काम किया है। 10 लाख रुपए उन छात्रों के परिजनों को मिलेंगे, लेकिन क्या ये 10 लाख रुपए हैं काफी? इससे क्या हो जाएगा? लेकिन फिर भी दिल्ली के एलजी ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। थोड़ी देर पहले वो छात्रों से मिलने के लिए गए थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सिस्टम का एक सिरा उपराज्यपाल से भी जुड़ता है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात कर रहे थे, समाधान की बात कर रहे थे। वैसे उपराज्यपाल ने डिविजनल मजिस्ट्रेट से मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। अब एलजी विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। छात्रों से मुलाकात में उनको राजनीति दिखाई दी। उपराज्यपाल वहां गए तो उनके खिलाफ काफी वहां नारेबाजी हुई, गो बैक एलजी करके छात्रों ने उनको वहां पे नकार दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील मामले के अंदर राजनीति करने उनको नहीं जाना चाहिए था। कितनी बार दिल्ली के अंदर हत्याएं होती हैं, पुलिस का मामला होता है जो सीधा एलजी के अधीन है, वहां तो एलजी कभी नहीं गए, यहां राजनीति करने गए, इसलिए स्टूडेंट्स ने उनको वहां नकार दिया। राजेंद्र नगर के हादसे के बाद दिल्ली में छात्रों में काफी उबाल है, गुस्सा है, लेकिन दिल्ली में राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी नारेबाजी हो रही है, और पुलिस स्थिति को संभालने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में इस देश की जनता, एक आम इंसान, मैं आपके साथ साथ ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में कुछ भी हो जाए, थक हार कर वो मुद्दा बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई में कैसे बदल जाती है? अपनी जिम्मेदारी कौन बताएगा? तीसरी ओर अपने 3 साथियों के लिए न्याय मांगने वाले छात्र भी सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और ये दोनों पार्टियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मौका समाधान निकालने का है, करप्शन से लड़ने का है? ये बात तो सच है कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं,
और ऐसे में हर सियासी पार्टी छात्रों के इस आंदोलन का कंधा लेकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि छात्रों की लड़ाई में वो उनके साथ खड़ी है, छात्रों की वो सच्ची हिमायती है। लेकिन सच्ची लड़ाई तो वो है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ी जाएगी, सिस्टम के आलस के खिलाफ लड़नी होगी। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी 1 साल पहले एमसीडी में भी आए, जबकि एमसीडी में बरसों से बीजेपी ने राज किया है। ऐसे में जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है तय कीजिए आप। लेकिन दोनों पार्टियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं जवाब तो दोनों को ही देना होगा, क्योंकि वक्त सियासत का नहीं समाधान ढूंढने का है। और इस हादसे के बाद समाधान नहीं ढूंढा गया तो छात्रों का यह गुस्सा बढ़ता जाएगा। राजेंद्र नगर हादसे में जान गंवाने वाले छात्र प्री क्वालिफाई कर चुके थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे, यानी कि यूपीएससी की पहली बाधा पार कर गए थे। मेंस की तैयारी के लिए ही वो अपनी लाइब्रेरी आए थे, लेकिन हादसे के शनिवार ने उनकी जान छीन ली। अब हादसा हुआ तो डैमेज कंट्रोल भी हुआ, जिसके बाद 13 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया गया। हादसे के बाद जब इंडिया डेली का कैमरा ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचा तो वहां मुलाकात तैयारी करने वाले एक छात्र की मां से भी हुई। वो साफ साफ कहती हैं कि हादसा दर्दनाक था। एक बच्ची तो उनकी बच्ची के साथ तैयारी कर रही थी, लेकिन ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है। आपकी बेटी इसमें पढ़ती थी इस इंस्टीट्यूट में? हाँ जी, पढ़ती है वो अभी। क्या नाम था? 2 साल से, अदिति। तो जिस दिन घटना हुई वो कहाँ पे थे? वो आई थी सुबह में, और बच्चे तो आजकल सारा फोरकास्ट पढ़ के ही निकलते हैं घर से। उसको पता था कि शाम को बारिश होने वाली है, पर इतना बड़ा हादसा होने वाला है ये किसी को आभास नहीं था। क्या उनकी कोई सहेली या कोई दोस्त था जिनके साथ ये घटना हुई? हाँ, उसके साथ ही उसके बैच के बच्चे थे। जिन बच्चों का प्री में हो गया था वो बच्चे थे, और जो बच्चे उस दिन, क्योंकि सैटरडे था तो सैटरडे को जनरली बच्चे इतना ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो वो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए थे, अपनी जो स्टडीज़ होती हैं वही करने कंप्लीट। आपकी बेटी से किसी और बच्चों से बात हुई जाए कि क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि कई बच्चों से भी बात नहीं हो पा। उसने जैसे ही रात को ये खबर सुनी वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसको लेके मैं यहाँ आई, हम लोग 1:30 बजे करीब आए और 5 बजे सुबह तक यहाँ रहे। और वो बहुत डिप्रेस थी कि ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा, अगर मैं रह जाती तो मैं भी जा सकती थी, या मेरे साथ भी हो सकता था। बट अब ये बहुत बड़ी अनहोनी है और ये सीधा सच्चा, इसको हत्या कहा जाएगा, ये मर्डर है। ये सुन लिया आपने, देश के लोग कह रहे हैं ये हादसा नहीं है, हत्या है, मर्डर है। एमसीडी ने आनंद फानन में एक्शन लेना शुरू कर दिया। 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट एरिया को सील किया गया जहां पर लाइब्रेरी थी। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी का, इस हादसे का एक और पहलू भी है। वो ये है कि लाइब्रेरी में बच्चों के नोट्स होते हैं। 2 महीने के बाद मेंस का एग्जाम होने वाला है। ये बच्चे बहुत सालों से तैयारी करते हैं, बहुत मुश्किल से प्री क्वालिफाई करते हैं। अब ऐसे में छात्रों के सामने मुसीबत यह है कि एमसीडी ने आनंद फानन में एक्शन ले लिया। अचानक से एमसीडी जाग गई, 3 लोगों की जान चली गई थी। कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील कर दिया गया, जहां पर अवैध निर्माण थे, अवैध लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। अब ये छात्र पढ़ें तो पढ़ें कैसे? सुनिए क्या कह रहे स्टूडेंट्स। हमारी यहाँ लाइब्रेरी बंद कर दी गई है, बट हमारा सर मेन से 1.5 महीने बाद है ना, तो मोस्टली बच्चों की जितने भी किताबें, नोट्स हैं, सारे लाइब्रेरी के अंदर रखे हैं, सारे नोट्स इतने। यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज से आए हैं, आते हैं, जगह लेके बैठ जाते हैं पढ़ने। और सेफ्टी क्या है, आप सिक्योरिटी तो देते हैं कि हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी आपको बताना होगा कि अगर ऐसी कोई आपातकालीन घटना घटती है तो क्या बताएंगे, ये हमें नहीं बताया। दूसरे क्लासेस ऑफ हुई, इंफॉर्मेशन आ गई, लाइब्रेरी बंद है, नहीं मिली, बुक्स फंसी हुई है। मैं खुद बहुत दूर से आती हूँ, मेरी चीजें बंद है, मुझे नहीं पता। राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसके असली गुनहगार कौन है? कोचिंग सेंटर, या फिर कोचिंग के आड़ में वो पैसों का लालच जो कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने वाले छात्रों से आता है? जिस राव आईएएस में हादसा हुआ है वो साल 1953 में शुरू हुई थी। उसकी आज 200 ब्रांच देश भर में। राव कोचिंग सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक कोचिंग सिविल सर्विसेज के लिए करीब 7 कोर्सेज चलाती। सामान्य अध्ययन, प्री और मेंस की कुल फीस 1,75,500 रुपए है ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन लाइव कोचिंग लेते हैं तो 95,500 रुपए देने होंगे। 6 महीने के वैकल्पिक विषयों के पाठ्यक्रम की फीस 55,500 रुपए है और 45,500 रुपए लाइव या ऑनलाइन की फीस है। 3 महीने की सिविल सेवा योग्यता परीक्षा
सैट कोचिंग कोर्स की फीस 18,500 रुपए ऑफलाइन और 12,500 रुपए लाइव या ऑनलाइन। आप भले ही तैयारी ना कर रहे हो, लेकिन इस फीस की गुणा गणित लगाकर यह तय कर सकते हैं कि राव कोचिंग सेंटर की सालाना कमाई करोड़ों में रही होगी। कोचिंग सेंटर की कमाई को लेकर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने बताया था कि देश में कोचिंग व्यवस्था का सालाना कारोबार 60,000 करोड़ का है। यूपीएससी और नौकरी पाने वाले परीक्षाओं की तैयारी इस कारोबार को उपजाऊ जमीन बनाती है। 2018 से 2022 तक के देश में कोचिंग सेंटर बढ़ने की तादाद 12.5% थी, जबकि भारत में महंगाई दर आज भी 7% से कम है। यानी भारत में कोचिंग सेंटर महंगाई दर से भी तेजी से बढ़ते हैं। इसी के अनुमान में सर्वे यह बताता है कि 2028 तक भारत में कोचिंग कारोबार 1,34,000 करोड़ तक का हो जाएगा। लेकिन बच्चों को क्या मिलता है? बेसमेंट में नाले के पानी के ठीक बगल वाली जगह जहां वो पढ़ाई कर सकें। 2023 में शिक्षाविद डॉक्टर यशपाल ने बस्ते का बोझ नाम से जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा गया था कि ट्यूशन और कोचिंग शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में 3 युवाओं की जान चली गई। किसी और दिन फिर हादसा होगा, कुछ और लोगों की जान चली जाएगी, फिर हादसा होगा, कुछ और लोग चले जाएंगे। क्या इसी तरह से हादसे होते रहेंगे? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे?